नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर बार की तरह ये पेशकश लेके आए हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने खर्चों को कम करें, अपनी सेविंग्स बढ़ाएं और साथ ही अपनी निवेश की जो आपका सफ़र है उसकी शुरुआत करें। तो चलिए, आज भी एक पावर पैक शो है, शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। गिग्स के जरिए कैसे करें कमाई, भारत में कैसे बढ़ रहा है गिग्स का चलन, गिग्स इकोनॉमी क्या है, जानेंगे आज। यंग जनरेशन का बजट और इन्वेस्टमेंट प्लान, मिलेनियल्स कहां करें निवेश, जानिए नई पीढ़ी का बजट मंत्र। कैसे फाइनेंशियल लक्ष्य तय करके निवेश करने का मिलेगा फायदा जिससे ना उठाना पड़े नुकसान, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, तो अपना निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। गिग्स क्या होते हैं? हर कारोबार को यहाँ पर कुछ स्थायी तो कुछ अस्थायी कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। एक कारोबार को चलाने के लिए स्थायी कर्मचारियों को मासिक वेतन दिया जाता है, तो वहीं अस्थायी कर्मचारियों को किसी विशेष टास्क या प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है और प्रोजेक्ट पूरा होते ही उन्हें काम से छुट्टी दे दी जाती है। तो चलिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। भारत में गिग का चलन क्यों बढ़ रहा है, क्यों हमारे देश में गिग इकोनॉमी यहाँ पर बढ़ रही है, क्या होती है गिग इकोनॉमी, आपको इसमें से किस तरह से फायदा हो सकता है, गिग के फायदे क्या है और नुकसान भी क्या है, इसी को समझेंगे विस्तार से। हमारे साथ फिनोलॉजी वेंचर्स के सीईओ प्रांजल कामरा जुड़ गए हैं। प्रांजल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से गिग्स एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है, मिलेनियल्स हो या किसी भी उम्र का शख्स हो, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसमें अब दिखाने लग गए हैं। साइड जॉब कह लीजिए या फ्रीलांसिंग में अगर आपको अपनी हॉबीज़ को ही एक्सप्लोर करना हो तो गिग इकोनॉमी आजकल बहुत हल्के में, आम बोलचाल में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको अपना भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको बुनियादी ढंग से समझना चाहूँ तो कितना वेस्ट से प्रांजल ये इंस्पायर्ड है और कैसे आप इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शामिल कर सकते हैं समझदारी से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कविता फॉर हैविंग मी हियर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। अगर मैं कहूँ ना गिग इकोनॉमी, तो मैं इसको लेके हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखूं तो मैं भी इसी की देन हूँ। जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ, मेरी भी शुरुआत गिग्स करने से हुई थी, जैसे आजकल ज्यादातर लोगों की होती है। तो अच्छी बात ये है। और मैं जो आपका एक और पॉइंट था कि क्या ये वेस्ट से इंस्पायर्ड है, मुझे लगता है गिग ना वेस्ट से इंस्पायर्ड नहीं है, ये इंटरनेट से इनेबल्ड है। तो जब भारत में 2017-18 के आसपास जब मोबाइल इंटरनेट फैल गया, काफी सस्ता हो गया, तब ये पॉसिबल हुआ कि हम चाहे बाहर वालों के लिए, दुनिया भर के लिए या अपने देश के लोगों के लिए, अगर हमारी स्किल्स हैं, उस स्किल को हम आउटसोर्स करना चाहें, तो वो भारत में पॉसिबल हो पाया इंटरनेट सस्ता होने के बाद, 2017-18 के बाद। तो इसमें कहूँ, जैसे मैं अपना भी एग्जांपल दूं, तो मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ करने के लिए, कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए, पूंजी नहीं थी निवेश करने के लिए। तो ये जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो इंटरनेट है, ये हमको अलाउ करता है कि बिना किसी प्रायर इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी एक्सपीरियंस के भी, जितनी भी हमारी स्किल्स हैं, अगर हम हमारी कम स्किल है, हम फ्रेशर हैं, तो हम कम पैसा चार्ज करें, लेकिन अपनी स्किल्स को हम मोनेटाइज कर सकें। तो गिग इकोनॉमी का फायदा ये है कि आपके पास जो भी स्किल है उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। दूसरा, आप समय में बंधे नहीं हो, आपके पास ज्यादा समय है, आप 10 काम ले लो। छोटा कम समय है, आप 2 काम लो। पढ़ाई करते समय करना चाहते हो, वो कर लो, आपकी सीवी अच्छी हो जाएगी जब जॉब मांगने जाओगे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम भूल जाते हैं, कि एक बार आपने शुरू किया एज अ गिग, मान लीजिए मैं कंटेंट राइटर हूं और मैंने किसी के लिए कंटेंट राइटिंग शुरू की। अब वो बिजनेस मेरे गिग्स चलने लगे, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूं,
मैं 2 और कंटेंट राइटर अपने अंडर रख सकता हूँ, काम वो करें, मैं सुपरवाइज करूँ। और ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं 10 लोगों को रख सकता हूँ। देखते ही देखते मेरा गिग जो था, जो मैं अपना फ्री टाइम बेचता था, वो 10 लोगों का एक फुल फ्लेजेड स्टार्टअप हो गया, एक बिज़नेस हो गया। तो बहुत सारे आज जो यूनिकॉर्न्स हैं, वो एक्चुअली एज़ गिग्स शुरू हुए थे। यहाँ पर कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो फ्रीलांस बेसिस पे आप काम करते हैं उसको गिग कहा जाता है, जिसमें वो तमाम काम आ जाएंगे जिनका शायद आपने अभी जिक्र किया, प्रांजल। तो थोड़ा-सा इनफॉर्मल आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है हम्म। तो दोनों एक ही चीज़, हम्म। लेकिन इनफॉर्मली जो इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि फ्रीलांस अगर है ना, तो वो ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे है कि एज़ अ फ्रीलांसर ये मेरे साथ 5 साल से जुड़ा हुआ है। गिग ऐसा है कि काम करो और भूल जाओ, आपको रेटिंग मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, हमने रेट कर दिया चले जाओ। तो ज़्यादा जो फ्रीलांस से भी जो ज़्यादा टेम्पररी नेचर का है, उसको इनफॉर्मली गिग बोलते हैं, लेकिन दोनों काफ़ी सिमिलर शब्द हैं। यहाँ पर मुझे अभी समझाएं कि आपने कहा कि आपने शुरुआत जो की वो गिग से ही की है, तो किस किस तरह के गिग की शुरुआत हुई जब आपने इस सेक्टर में, अगर इसको सेक्टर कह सकते हैं, तो यहाँ पर कदम रखा, और चैलेंजेस क्या आए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसका आपने जिक्र किया कि शुरुआती दौर में शायद आपके पास नहीं थी। गिग्स करके ही आपने पैसे कमाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है आगे आप बढ़े हैं फाइनेंशियली और करियर वाइज भी। लेकिन जब आप शुरू करते हैं किसी भी गिग को करना, तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? क्योंकि ये स्किल, एक तो या तो आप में कॉन्फिडेंस हो कि भैया मेरा सबसे बेस्ट स्किल है और मैं लोगों को जो है अट्रैक्ट कर लूंगा और मेरी कमाई हो जाएगी। हाउ डू गो अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस? किन किन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए? जी, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, अगर जैसे मैं फाइवर की बात करूँ, जहाँ बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपने गिग्स ऑफर करते हैं, अपने टाइम ऑफर करते हैं, तो क्या होता है ना, रेटिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ओला, उबर, कैब लेते हैं, तो ड्राइवर की रेटिंग देखते हैं। हम ज़ोमैटो, स्विगी में वही रेस्टोरेंट्स चलते हैं, जिनकी रेटिंग 4 से ऊपर है। तो होता क्या है ना, हमने हमारी केवाईसी की इन प्लेटफ़ॉर्म्स में, हम अभी सीख ही रहे हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं। हमने पहले 2 काम करके दिए और उसने, जो हमारा क्लाइंट था, उसने हमको रेट कम कर दिया। तो क्या होगा ना, ये विनर टेक्स ऑल मार्केट है। जिसकी रेटिंग अच्छी है, उसको रोज 100 क्लाइंट मिल रहे हैं। जिसकी रेटिंग जरा सी भी खराब है, उसको एक भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट सोचूं, आज मेरी कंपनी है, मेरे को कोई फ्रीलांसर चाहिए जिसकी रेटिंग 5 में से 2.5 है, मैं किस भरोसे से उसको काम दूं? तो होता ये है कि एज बिगनर्स हमको लगता है हम शुरू कर सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमारी स्किल पॉलिश्ड नहीं है। हमने 1-2 काम किए, हमको स्टार रेटिंग खराब मिल गई, अब हमको लीड्स मिलना ही बंद हो जाती है। तो ज़रूरी ये है कि कभी भी ना अपने आप को रॉन्ग पोर्ट्रे मत करिए। ऐसा नहीं है कि गिग इकोनॉमी में सिर्फ एक्सपर्ट्स की ही ज़रूरत है, फ्रेशर्स की भी ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रेशर अपने आप प्रांजल को ये एक्सपर्ट बहुत दिखाने लगता इम्पोर्टेंट है। प्रांजल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो इसको ज़रा समझाएं। और दूसरा, किन जी। किन सेक्टर्स पे ये लागू होगा? क्योंकि जो डेटा है वो तो ये कह रहा है कि रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वो गिग काम अपनाते हैं लोग। जी, जी। तो जो आपका पहला सवाल था कि हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि हमको काम तब मिलेगा अगर हम दिखाएँगे कि हमको 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं ग्राफ़िक्स में बोलूँ, तो मैं दिखाऊँ कि मेरे को फ़ोटोशॉप भी आता है, कोरल भी आता है, मेरे को सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मेरे को वीडियो भी आता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम खुद को एक्सपर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है कि ये मेरा सब काम कर देगा। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अगर फ्रेशर हो, आप वहाँ ठीक-ठीक लिखो, आपको क्या आता है, आपका स्किल का लेवल बिगिनर है, मॉडरेट है, एक्सपर्ट है, और उसके हिसाब से प्राइस को कम रखो, तो क्लाइंट को पता रहेगा कि मुझे क्या मिल रहा है। जैसे अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड में बात करूँ, तो जब मैं मारुति की स्विफ्ट लेने जाता हूँ जो 7-8 लाख की है, तो मुझे पता है कि ये मर्सिडीज़ नहीं है, वो 50 लाख की आती है। तो आप अपने आप को, जब आप स्विफ्ट हो, तो आप मर्सिडीज जैसा प्राइस मत रखो और क्लाइंट को ये मत बोलो कि मैं आपको मर्सिडीज दूंगा। उससे क्या होगा, आपकी कम स्किल में भी आपने क्लाइंट को बोली सही चीज, तो आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी और आप काम सीखते चले जाओगे, क्योंकि लीड्स आ रही है। ज्यादा लीड आएंगी ना, ज्यादा काम करोगे, जल्दी सीखोगे, जल्दी एक्सपर्ट बन जाओगे, आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। अब किस किस फील्ड में ये होता है, मैं तो ये कहूंगा कि किस फील्ड में नहीं होता है। अगर मैं अपनी ही कंपनी का बात करूं, तो हम किस किस फील्ड में फ्रीलांसर्स और उनके गिग प्रोजेक्ट्स को यूज करते हैं, तो हम ग्राफिक्स में यूज करते हैं, कंटेंट में यूज करते हैं, प्रूफ रीडिंग में यूज करते हैं, स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग में यूज करते हैं, डेटा एंट्री में यूज करते हैं, कस्टमर सपोर्ट में यूज करते हैं। तो जहां जहां नॉर्मल जॉब हो सकता है, जहां जहां नॉर्मल बिजनेस हो सकता है, वहां वहां गिग इकोनॉमी भी फ्लरिश कर सकती है। फोटोग्राफी में ये बहुत होता है, इवेंट्स में बहुत होता है। हर जगह जहां नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, क्रिएटर्स की, जॉब्स वालों की और बिजनेस वालों की, वहां गिग इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी। आपके पास जो भी स्किल है,
वो सेलेबल है डेफिनेटली। मुझे थोड़ा-सा सेक्टर वाइज़ प्रांजल अंदाज़ा दें कि मिनिमम आपकी कमाई कितने से शुरू हो सकती है? मैक्सिमम का तो ख़ैर कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में कमाई के लिहाज से कितना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है? किस तरह से पे स्ट्रक्चर वर्कआउट करता है? कुछ अगर उदाहरण देकर आप समझा सकें तो। जी, तो मैं ना ये कहूँगा कि अगर हम इसको 1 सेकंड के लिए भूल जाएँ कि ये गिग इकोनॉमी या फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज सिंगल पर्सन बिज़नेस की। तो जैसे शहरों में पहले दुकानें होती थी, राशन की, स्टेशनरी की, कपड़ों की, तो वो मिनिमम कितना कमा सकते हैं? कुछ भी नहीं, दिन में एक भी ग्राहक ना आए। और मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं? वो शहर की सबसे पॉपुलर अगर हलवाई की भी दुकान है या फलों की भी दुकान है, तो उनकी मंथली कमाई लाखों में है। तो रेंज यहाँ ये हो सकती है कि आप जब शुरू कर रहे हैं, तो महीने के शायद आपको 5,000 रुपए मिले, कुछ दिन वो भी ना मिले। पहले महीने आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए कमाएँ या उससे भी कम कमाएँ। अपर इसकी सीलिंग क्या है? अगर आप खुद ही हो, आपको इसको एज़ अ बिज़नेस नहीं करना, आपको एम्प्लॉइज़ नहीं लेने, तो भी अगर आप एक बार अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हो, तो आप लाख 2 लाख रुपए बिल्कुल कमा सकते हो। उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन वो बहुत कम होता है, वो 1% 2%, लेकिन लाख 2 लाख रुपए लोग कमाते हैं कंफर्टेबली। तो लाख 2 लाख की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको एज़ अ बिज़नेस करना चाहो, चाहे फ़ोटोग्राफ़ी हो, चाहे ग्राफ़िक्स हो, एडिटिंग हो, राइटिंग हो, म्यूजिक पीसेस हो, विजिटिंग कार्ड्स बनाना हो, हर तरह के टैलेंट की रिक्वायरमेंट है। एज अ बिजनेस उसको आप स्केल करते हो, स्काई इज द लिमिट। तो ये एक बिजनेस ही है, इसकी कोई अपर या लोअर लिमिट है नहीं। आपकी एक नौकरी हो, उसके अलावा भी आप गिग्स कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मून लाइटिंग जैसा इशू हो जाता है, लेकिन क्या काम के अलावा भी आप जो नौकरी करते हैं या जो काम करते हैं, जो आपकी कमाई होगी, उसको भी हम गिग्स कह सकते हैं? लाइक यू कैन हैव अ कांस्टेंट जॉब, है ना? हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है मून लाइटिंग जैसा इश्यू ना हो, उसके लिए हम ये ध्यान रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है अकाउंटिंग का या फाइनेंस का, लेकिन उसकी हॉबी है ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग की। तो अगर आप डे जॉब जिस फील्ड में करते हैं, अगर उससे हट के आपके पास कोई सेकेंडरी स्किल है, तो आप बिना डरे, बिना कंपनी से एनओसी लिए आराम से, बहुत कम रिस्क होगा इस केस में, क्योंकि आप कोई दूसरी स्किल बेच रहे हो जिसके लिए आपकी कंपनी ने आपको हायर नहीं किया है। तो सेकेंडरी स्किल का बहुत अच्छा यूज है अगर आप वर्किंग है तो। अब मुझे आप ये बताएं कि जो लोग गिग्स करते हैं, क्या वो इंटरनेशनली भी अप्रोच कर सकते हैं काम के लिए? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा होता है? इनफैक्ट कविता, मैं आपको कहूं कि एक बार आप बिगनर से एक लेवल ऊपर पहुंच जाएं, आप इंटरमीडिएट हो जाएं या मॉडरेट हो जाएं ज्यादातर स्किल्स में, तो जो हमारे यहाँ होता है ना फॉर्मल इकोनॉमी में भी, कि बाहर की कंपनियां अपने कॉल सेंटर्स हमको आउटसोर्स करते हैं, अपना आईटी डेवलपमेंट हमको आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग या कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग उनके देशों के मुकाबले सस्ती है। तो वही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अगर जो लोग ये शो देख रहे हैं आज जाके फाइवर पे देखेंगे, तो इनफैक्ट भारत और पाकिस्तान के लोग छाए हुए हैं गिग इकोनॉमी में। और वो लोग, क्योंकि हम इन दो देशों में क्या है, ज्यादा हैवी एक्सेंट भी नहीं है, इंग्लिश की नॉलेज भी अच्छी है, तो कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, यूथ भी बहुत अवेलेबल है, टैलेंट भी बहुत अवेलेबल है। तो आप थोड़ा सा अगर 6 महीने, 3 4 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपका फीडबैक रेटिंग अच्छी है, अपने आप देखेंगे कि आपको विदेशी क्लाइंट्स भारत से भी ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि एक और इसमें फैक्टर ये है कि जो विदेशी क्लाइंट्स हैं उनको हमेशा से आदत रही है काम आउटसोर्स करने की और फ्रीलांसर्स के साथ काम करने की। भारत में कंपनियां अभी तक फुल टाइम एम्प्लॉइज ही प्रेफर करती थी। अब जाके जो नई स्टार्टअप्स हैं, वो ये फ्रीलांसर्स को हायर करने का कल्चर शुरू कर रही है, लेकिन विदेशों में हमेशा से था। तो बहुत सारे क्लाइंट्स विदेशों से मिलेंगे। इनफैक्ट एक एक गिग इकोनॉमी वाला एक पार्टिसिपेंट अच्छी कमाई तभी शुरू करता है ज्यादातर एरियाज में, जब विदेशी क्लाइंट्स मिलने लगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे बैठे दुनिया भर को आप सर्व कर सकते हैं। अब आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ वेबसाइट्स या कुछ ऐसे जरिए भी बता दीजिए जो कि लोग अभी आपको सुन रहे हों, और अगर किसी को गिग्स करने में दिलचस्पी हो, लगे कि उनके पास कोई टैलेंट है, स्किल है, तो लॉग ऑन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी, सबसे पॉपुलर जो जिससे मैंने बहुत सारे गिग वर्कर्स को एंगेज भी किया और खुद भी काम किया है, वो है fiverr.com। तो उसका नाम ही फाइवर इसलिए है कि वहां वो कहते हैं कि $5 से आप कुछ भी काम करवा सकते हैं, अगर आपका $5 का भी बजट है। सिक्योरिटी बहुत है, स्टेबल है, आपकी पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हो सकती, क्लाइंट आपको पेमेंट करेगा ही। तो एक इंटरमीडिएट के होने से ये हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा
कि आप डायरेक्टली किसी के पास गए, उसने बोला 10,000 रुपए दूंगा और वो आपको कुछ नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होगा। तो freelancer.com एक और इस तरह की वेबसाइट है। तो वो थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल्स के लिए है। तो एक बार आप थोड़ा एडवांस्ड हो जाते हैं तो freelancer.com में आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म या ज्यादा बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए fiverr.com बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत बढ़िया। और भारत में गिग वर्कर्स की जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, अगली बार मैं चाहूँगी कि हम जो डिस्कशन करें प्रांजल इस मुद्दे पर, और भी नए नए आयाम और एवेन्यूज़ जो है इस पूरे सेक्टर में क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। थैंक यू कविता।